लास्ट टाइम हमने यहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट किया था कि अगर हम इसको कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वाइल के लूप से हम कर सकते हैं। अब हम इसकी ऑप्शन नंबर 2 को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जब हम 2 प्रेस करें तो रिसेंट कन्वर्टेड वैल्यू शो करे, लेकिन अभी हम 2 प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये प्रोग्राम में 2 में जाएगा और उसके बाद दोबारा लूप में 1 2 3 में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो यूजर ने रिसेंटली कन्वर्टेड वैल्यू किया है वो शो करे। आई होप कि आपने इस पे सोचा होगा और इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है जो भी यूजर वैल्यूज एंटर कर रहा है तो उसका हमें रिकॉर्ड अपने पास सेव रखना है। अब उस रिकॉर्ड को हम अपने पास कैसे सेव रख सकते हैं? तो हमारे पास इस वक्त तक अभी तक एक ही टूल है जिसको हम यूज करते हुए रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं और वो वेरिएबल है, यानी कि मेमोरी के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड रखने हैं तो वो वेरिएबल्स के थ्रू ही रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो यूजर की कन्वर्टेड वैल्यू है या प्रीवियस 5 वैल्यूज को वो स्टोर करे। अब एक वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करेगा। जब हम एक वेरिएबल में दूसरी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी पहले वाली वैल्यू। तो अगर हम 5 करना चाहते हैं तो इसका मतलब है हमें 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब हम अपने उसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 5 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। अगर आपके पास फ्लोट वैल्यूज स्टोर हो रही हैं तो आप फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। तो इसका नाम है फ्लोट h1 हिस्ट्री 1, h2 हिस्ट्री 2, h3, h4 और h5 रखता हूँ। ये 5 वेरिएबल्स जो है वो हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। इसको एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है। एक दफ़ा इस फाइल को सेव भी कर लेते हैं और दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं आ रहा। वो मैंने इसलिए आपको कंपाइल करके दिखाया कि मे बी आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा हो कि फ्लोट के साथ तो h1 है तो मुझे दोबारा इधर फ्लोट लिखना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन C++ हमें इस बात की इजाज़त देती है कि अगर हम एक वक्त में एक डिक्लेरेशन में मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर सबकी डेटा टाइप सेम है तो हम कोमा ऐड करके एक ही डाटा टाइप दे सकते हैं, उससे हम मल्टीपल वेरिएबल एक ही वक्त में डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमने ये तमाम वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब हम चाहते हैं जब यूज़र ऑप्शन =2 प्रेस करे तो हम उस वक्त कोई कोड एग्जीक्यूट करें। तो अब ऑप्शन 2 में हम यूजर को हिस्ट्री दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री तो सिंपल है, वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिख देंगे cout v1। आप इधर लिख सकते हैं कोई मैसेज लिखना चाहें, फर्स्ट कन्वर्टेड वैल्यू तो आप v1 लिखते हैं और इसी तरह अब v2 सेकंड के लिए, इसके बाद v3 थर्ड के लिए और अभी सॉरी इधर v1 नहीं है, इसका वेरिएबल का नाम हमने h1 रखा था और इधर भी h2 है और इधर भी h3 है। तो बहरहाल अभी हम 3 के लिए करते हैं तो 5 के लिए आप इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब हमें एक मसला ये कि इसमें h1 h2 h3 में कन्वर्टेड वैल्यू में आएगी वैल्यू कैसे। तो पहली दफ़ा तो मुझे अगर यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट टाइम कन्वर्ट होती है तो मैं इधर h1 = न्यू वैल्यू रख देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि हिस्ट्री में फर्स्ट हिस्ट्री के न्यू वैल्यू आ गई। सेकंड टाइम मैं चाहता हूँ कि जब सेकंड टाइम कोई कन्वर्ट करे यूज़र तो उसकी वैल्यू h2 हो, और थर्ड टाइम कन्वर्ट करे तो उसकी वैल्यू h3 में सेव हो, क्योंकि उसके बाद फिर हम h1 को नहीं यूज़ करना चाहते। हाँ, जब फोर्थ टाइम जो करे तो फिर मैं दोबारा h1 में करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं 3 के लिए बना रहा हूँ। तो अगर मैं 3 लेटेस्ट हिस्ट्री को सेव करना चाहता हूँ तो इसको मुझे पहली दफ़ा h1 में करना पड़ेगा, दूसरी की दफ़ा h2 में करना पड़ेगा, तीसरी दफ़ा h3 में, और उसके बाद फिर मैं दोबारा h1 को रीयूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने इस कोड में कैसे पता चलेगा यूजर ने फर्स्ट टाइम कन्वर्जन किया है या सेकंड टाइम किया है? मैं इसको h1 में स्टोर करूं या मैं इसको h2 में स्टोर करूं या मैं इसको h3 में सेव करूं? मुझे अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं इनमें से कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करूं? तो उसके लिए एक सिंपल तरीकाकार है। आई हाईली रिकमेंड यू कि यू शुड स्टॉप वीडियो एट दिस पॉइंट। आप इस वीडियो को स्टॉप करें एंड मे बी यू वांट टू सॉल्व इट बाय योर ओन, और आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो एक चीज अब आपको फौरी आपके माइंड में आनी चाहिए, वो ये है कि ऑफ कोर्स हमें इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई हम एक वक्त में एक लाइन चलाना चाहते हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये एग्जीक्यूट हो या ये हो या ये हो, तो इफ लगाना पड़ेगा। ये आपके ध्यान में फौरी आना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये है कि उस इफ में कंडीशन क्या होगी, कि मुझे कैसे पता चले ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है या सेकंड टाइम हुआ है या थर्ड टाइम
हुआ है, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे कोई एक ऐसा वेरिएबल रखना पड़ेगा जो रिकॉर्ड रखे यूजर ने कितनी दफा कन्वर्जन किया। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए मुझे जो वेरिएबल है वो इस वाइल से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये वाइल कितनी दफा चला है। इंटीजर काउंटर हम एक वेरिएबल का नाम रख लेते हैं और उसका 0 रखते हैं। इसका नाम C रख लें, C1 रख लें, C2 रख लें, जो भी रख लें। काउंटर मैंने इसलिए रखा था कि मुझे पढ़ के समझ लग जाए ये वेरिएबल का पर्पस क्या। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं और हम इंटरेस्टेड है कन्वर्जन वाले में। अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो ओवरऑल लूप में हो सकता है यूजर 2 प्रेस कर दे, उसको हम काउंट नहीं करना चाहते। हम काउंट करना चाहते हैं यूजर ने कब कब ऑप्शन 1 प्रेस की आउट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1 और यूजर का शुरू में काउंटर की वैल्यू 0 होगी, यूजर ने कन्वर्ट किया। और अगर काउंटर की वैल्यू 1 हो तो हम इसको रिकॉर्ड को स्टोर कर देंगे H1 में। तो इससे हमें अब ये पता चल जाएगा कि अब पहली दफा किसी ने कन्वर्ट किया है तो उस वक्त मुझे H1 में स्टोर करना है। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो काउंटर की वैल्यू ऑलरेडी 1 होगी, काउंटर यहाँ पे +1 हो जाएगा, यानी काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा एडिशनल, इफ काउंटर इज इक्वल टू 2, अगर काउंटर 2 के बराबर हो तो H2 में स्टोर करो। यानी कि अब H1 में ना स्टोर करो, क्योंकि हम H1 में पहले वाली वैल्यू को स्टोर कर चुके हैं, उसको हम ओवरराइड नहीं करना चाहते। और अब जो वैल्यू है वो H2 वाले वेरिएबल में स्टोर करो। और अगर काउंटर इसी तरह 3 हो और जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा काउंटर वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर काउंटर की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम करेंगे H3 इज इक्वल टू न्यू वैल्यू और इसको हम अभी इसको खत्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब काउंटर की वैल्यू 3 है तो वो H3 में न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2 है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी और 1 है तो 1 में केस में। अब यहाँ पे तो हम जैसे कन्वर्ट करें हम साथ साथ उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं और उसके बाद हम C आउट पे H1 H2 H3 कर देंगे। शुरू में उसकी 0 0 आएगी, या आप उसको अगर इनिशियलाइज करना चाहें किसी नंबर से तो वहां से भी कर सकते हैं, पर शुरू में ये सारी 0 0 होंगी। और हम उसके बाद एक इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि काउंटर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये वाला लूप के अंदर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी और इधर इफ में आके वो चेक करेगा, उसकी H1 को साइन कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, H2 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी और H3 की हो जाएगी। जब फोर्थ टाइम होगा तो काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, ना तो 1 है ना 2 है ना 3 है। अब हिस्ट्री फोर्थ वाली जो, क्योंकि फोर्थ जो है वो लेटेस्ट है, अब हम चाहते हैं फोर्थ वाली जब हम व्यू करें तो फोर्थ हमें टॉप पे नजर आए। हम चाहते हैं कि फोर्थ अब लेटेस्ट के तौर पर हमें नजर आए। तो वो हम अब या तो फिर हम उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है लेट से कि 3 तक करना। तो फिर हम क्या करें, फिर हमें जब तीसरा है तो पहले वाला जो पुराना था उसको हम ओवरराइट कर देते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि अब पहले वाले में स्टोर हो जाए। जब 3 के बाद कोई हिस्ट्री आए, चौथी आए, तो वो अब पहले वाले में दोबारा स्टोर हो जाए। लाइक ये सर्कल की तरह चल रहा है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर काउंटर की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाती है, ठीक है, और ये कंडीशन हमें इफ से पहले लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम चेक करके उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो अगर काउंटर की वैल्यू जब ये यहाँ पे वो प्लस करता है तो यहाँ पे आके काउंटर की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाती है। 3 तक तो ठीक है, लेकिन 3 से जैसे ही ग्रेटर होती है हम कहते हैं काउंटर आप जो है ना दोबारा इनिशियलाइज हो जाओ 0 से, या इसको हम अगर इसी आइट्रेशन में करना चाहते हैं तो इसको हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो दोबारा जो है आप इनिशियलाइज हो जाओ 1 से। तो अब वो जब 4 होगा तो लेटेस्ट ये 1 हो जाएगा। काउंटर की वैल्यू जब भी 4 होगी तो ये 1 काउंटर दोबारा 1 हो जाएगा और 1 के बाद ये वाला जब इफ एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या आएगा, वो देखेगा ये काउंटर 1 है तो अब जो वैल्यू आएगी वो H1 में सेव कर देगा। तो इस तरह हमें ये हिस्ट्री टोटल मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा जी, आप देखें वो सब, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया तो आप यूजुअली फर्स्ट एरर देख लें तो उससे आपको समझ लग जाएगी ये क्या हो रहा है। ये देखें मैंने सी आउट लिखा, यहाँ पे ये सी आउट की कमांड लिखी, थर्ड कन्वर्टेड वैल्यू, और यहाँ पे मैंने ये वाला जो साइन है ये वाला एंटर करना था तो ये वाले सी इन के साइन मैंने एंटर कर दिए, तो उस वजह से ये एरर आ रहा है। और तकरीबन सब में ही है वो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो वहाँ पे हम इसकी करेक्शन करते हैं। हमने जहाँ पे सी आउट किया है
हमने यहाँ पे किया, तो इसकी वजह से जो है वो इतने सारे एरर्स आ गए। आपको भी आते होंगे, तो इसलिए अगेन ये परेशानी होना, मैं 20 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं कोड लिख रहा हूँ तो एरर आ रहे हैं, तो इट्स टोटली ओके टू गेट सम एरर्स। तो सिंटैक्स एरर भी और सिमेंटिक एरर भी दोनों। अच्छा जी, अब हमारा एरर लिमिट हो गया, वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड बिफोर इंटीजर। यहाँ पे जब कोई ऐसा एरर आए तो फिर सेमीकोलन का मसला होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इस लाइन पे, वो लाइन नंबर बता रहा है 22 और 25 पे। 25 पे शायद इसकी वजह से एरर दे रहा है, तो ये देखते हैं पहले 22 लाइन पे देखते हैं कि ये अभी नोटपैड जो है वो लाइन नंबर नहीं शो करता, तो इसलिए हमें वो ढूंढना पड़ेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप ना कोई विजुअल एडिटर इंस्टॉल कर लें। उसमें एक तो कोड थोड़ा सा कलरफुल आएगा, उसको रिकॉग्नाइज करना आसान होता है। दूसरे नंबर पे उस पर हमें लाइन नंबर और कॉलम नंबर वो बड़ा इजीली डिस्प्ले होता है, तो वो हम उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो सेमीकोलन है, इसमें कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअली प्रीवियस लाइन पे है। तो C++ अक्सर ऐसे ही एरर देती है कि वो लाइन प्रीवियस लाइन है, एरर नेक्स्ट लाइन पे शो कर रहा है। तो बहरहाल आप यहाँ पे सेमीकोलन हम ऐड करते हैं और इसको रिकम्पाइल करते हैं। तो अब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। हम एक दफ़ा क्लियर स्क्रीन करते हैं इसको, अब एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहा है वैल्यू, हम इसको वैल्यू देते हैं 2, कन्वर्ट कर दी। हम वैल्यू और कन्वर्ट करते हैं 5 करते हैं, वो भी उसने कन्वर्ट कर दी। अब हम देखते हैं रिसेंट वैल्यूज़ में। अब रिसेंट वैल्यूज़ में क्या हुआ, 2 प्रेस किया, अगेन उसने कुछ ना कुछ शो किया होगा क्योंकि इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू 2, और उसके बाद यहाँ पे वो शो करके वापस ऊपर चला गया। तो हम अगेन वही चाहते हैं कि हम यहाँ पे स्क्रीन रुक जाए जब तक हम कीबोर्ड देख ना लें, और देखने के बाद कीबोर्ड से कोई की ना प्रेस करें, ये तब तक स्क्रीन को यहाँ पे रुके रहना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम getch की कमांड है हमारे पास, हम दोबारा कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं 2 और 1 दोबारा प्रेस करते हैं, 5 करते हैं और अब 2 प्रेस करते हैं। रिसेंट कन्वर्टेड देखते हैं, वो शो कर रहा है। आप देखें फर्स्ट कन्वर्टेड वैल्यू 2000, सेकंड कन्वर्टेड वैल्यू 5000, ये ठीक बता रहा है, और थर्ड कन्वर्टेड वैल्यू 0 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें आ रही है। तो अब ये इस तरह आउटपुट आ रही है। ये आउटपुट इस तरह इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने एंड पे एंडल नहीं लिखा। अगर हम इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल करना चाहते हैं, तो देन वी नीड टू ऐड एंडल हेयर। और हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब इसको चला के देखते हैं। हम वैल्यू कन्वर्टर यूज़ करना चाहते हैं, हम 7 को यूज़ करते हैं, एंटर करते हैं, हम वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, 9 कन्वर्ट करते हैं और अब हम देखते हैं रिसेंट क्या है। तो अब वो हमें रिसेंट दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये दोबारा से फर्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जी हमारा एक वैल्यू कन्वर्टर, एक छोटी सी मेन्यू है। शुरू में जब कमांड प्रॉम्प्ट थे सिर्फ और GUI इतनी ज़्यादा में पावर नहीं थी, तो कमांड लाइन पे ही सारे सॉफ्टवेयर बनते थे। तो ये जितने ओल्ड सिस्टम्स हैं वो लोग कमांड लाइन पे चलाते हैं। अभी भी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले तक जितने बैंकिंग सिस्टम था वो भी कमांड लाइन पे ही था। अभी भी कुछ बैंक कमांड लाइन पे ही काम करते हैं, क्योंकि जब हम GUI करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक है, वो थोड़ी सी सिक्योरिटी ब्रीचेस उसमें आने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। तो अभी हम जितनी जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, यही जो लॉजिक है, अगर आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो एज इट इज यूज होगी। अगर आप कोई वेबसाइट बनाएं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उसमें भी यही बिल्कुल इस तरह की लॉजिक यूज होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। तो जैसे हम ये कोर्सेज आगे बढ़ते जाएंगे और प्रोग्रामिंग में हम आगे करते जाएंगे, तो हम उस लेवल पे भी जाएंगे कि हम अपनी वेबसाइट के थ्रू ये सारी कोडिंग करें। तो आप देखेंगे कि उसमें 80 to 90% सारा काम सेम है, और कुछ केसेस में तो 100% सेम होगा। तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सारा कुछ एक दफा अपने हाथ से जरूर इम्प्लीमेंट करें। अगेन, देखने से प्रोग्रामिंग नहीं आनी, प्रोग्रामिंग करने से आनी है।